सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, हिंदी में आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है? जब कोई भी ऐसा कथन यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव को प्रस्तुत करता है, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, और आपको वाक्य के दो अंग होते हैं, ये मैं बताना चाहूँगी, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं वाक्य के बारे में। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, और विधेय क्या होता है? जो कुछ भी उसके बारे में कहा जाता है। जैसे श्री राम जी ने रावण का वध किया, इसमें उद्देश्य क्या है? श्री राम, किसके बारे में कहा जा रहा है? श्री राम के बारे में कहा जा रहा है। ने रावण का वध किया। अब यहाँ पे विधेय क्या हुआ कि जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया कि उन्होंने रावण का वध किया, ये हो गया विधेय। एक और उदाहरण मैं देती हूँ। खिलाड़ी ने खेलों में प्रथम पुरस्कार जीता। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है हमारा? किसके बारे में बात की जा रही है? जिसके जो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर खिलाड़ी है सब्जेक्ट हमारा, उद्देश्य हमारा खिलाड़ी है। इसके बाद आता है कि विधेय कौन सा है, यानी कि प्रेडिकेट कौन सा है। तो प्रेडिकेट वो होता है जो कुछ भी खिलाड़ी के बारे में कहा गया है। तो खिलाड़ी ने खेलों में प्रथम पुरस्कार जीता या प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये विधेय हो गया। ठीक है, उद्देश्य और विधेय ये क्या होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। इसके बाद आता है बेटा विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार क्या होता है? यानी कि मूल विधेय अर्थात क्रिया की जो विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो शब्द विधेय का विस्तार कहलाता है। जैसे उदाहरण है, बच्चा गेंद से खेलता है। ठीक है, तो बच्चा गेंद से खेलता है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद आता है बच्चा बड़ी गेंद से खेलता है। तो गेंद की विशेषता बताई जा रही है कि वो बड़ी गेंद है, तो ये विधेय का विस्तार कहलाता है। ठीक है बेटा, जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है आज्ञावाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। सबसे पहले आता है हमारा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है? जो वक्ता होता है, लेखक होता है, जो वक्ता या लेखक वो अपने श्रोता या पाठक को कुछ जानकारी देता है, या जो किसी वस्तु घटना के बारे में जानकारी, कुछ भी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में भी जो जानकारी दी जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप पढ़ने वाले हैं, तो अगर मैंने कुछ लिखा, मैं लेखक हूँ और आप पठन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैंने लिखा सुनीता कश्मीर गई। ठीक है, यहाँ पे जो लेखक ने क्या लिखा है वो श्रोता को कौन सी जानकारी दे रहा है, ये आपको जो समझ आ गया कि मैंने किसकी जानकारी दी है, लेखक ने जानकारी दी है व्यक्ति की। ठीक है, जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में जो जानकारी दी जाती है, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होते हैं।
जैसे मेरा घर उत्तम नगर में है, हम फिल्म देख रहे हैं, सुनीता कश्मीर गई है, हम खाना खा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी देना। इसके बाद आता है बेटा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। नकारात्मक से आपको समझ आ गया होगा कि नकारात्मक का मतलब है किसी चीज़ के लिए ना, नहीं, मत या किसी चीज़ के लिए मना करना। ठीक है, यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ बेटा एक आपको, यह तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ पर नहीं आ गया, तो यहाँ पे नहीं से हमें समझ आ रहा है कि ये नकारात्मक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है। जैसे कहा कि राहुल बॉलिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं शब्द आ गया। या मुझे खाना नहीं खाना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे ये मत कहिए। ठीक है, तो जहाँ पे मत, ना, नहीं आ जाते हैं शब्द, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य होता है। तीसरा आता है हमारा बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? सामान्यतः जो विधानवाचक वाक्य होते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, सिंपल अगर मैं शब्दों में, साधारण शब्दों में कहूँ, जब हम किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं किसी भी तरह का और उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों नहीं जाते, क्या तुम कहीं जा रहे हो, या क्या तुमने खाना खा लिया। मतलब इनमें जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में बेटा किसी चीज़ की तरफ या किसी भी चीज़ की ओर ना संकेत किया जाता है, किसी भी भाव का संकेत करके बताया जाता है या कुछ भी बताया जाता है, संकेत किया जाता है कि ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ होने वाली है या कुछ भी। जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आपको, अगर तुम परिश्रम करोगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। मतलब यहाँ पर क्या संकेत किया गया है? यहाँ पर संकेत दिया गया है कि अगर परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, संकेत दे दिया गया। ठीक है, अगला है उदाहरण, यदि बुखार न हुआ तो मैं आज विद्यालय अवश्य जाऊंगा। ठीक है, इसमें उन्होंने संकेत दिया है कि अगर मुझे बुखार नहीं हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इस तरह से जब किसी चीज़ के बारे में संकेत दिया जाता है, बताया जाता है, थोड़ा सा हिंट दिया जाता है किसी चीज़ के, ठीक है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वो होते हैं बेटा जब हम अपनी मर्जी से किसी को कुछ कोई कामना करते हैं किसी के लिए, या अपनी इच्छा से किसी को कुछ शब्द बोले जाते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे हम किसी के लिए शुभकामनाएं करते हैं, कुछ शुभकामनाएं करते हैं किसी को, अगर आप किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ होने की कामना कर रहे हो तो ये होता है इच्छावाचक। जैसे प्रभु आपको सही रास्ता दिखाए, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा सुखी रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यानी कि अपनी इच्छा से हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जब किसी के लिए शुभ सोचना, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद आता है बेटा संदेहवाचक। संदेह से समझ आ गया कि संदेह का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज़ में संदेह की भावना प्रकट हो रही है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, यहाँ पे डाउट आ गया। जहाँ पे भी डाउट आ गया तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे हम शायद आज दिल्ली जाएंगे। शायद का मतलब क्या है कि ये कंफर्म नहीं है कि हम शायद जाएंगे, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, तो शायद शब्द आ गया, यहाँ से पता लग गया कि यहाँ पे संदेह है इस चीज़ का। अब अगला उदाहरण है कि शायद कल बारिश होगी। तो कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो श्योर नहीं है इस चीज़ में, अभी डाउट है कि बारिश होगी या नहीं होगी। यहाँ पे होता है संदेहवाचक। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें कि हम किसी को कुछ आज्ञा देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं,
कुछ भी आज्ञा देना, किसी को कुछ भी कहना किसी के बारे में, तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे किसी को आज्ञा दी जा रही है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहा कि जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ। मतलब मैंने आज्ञा दी, मैंने किसी और को ऑर्डर दिया, किसी और को बोला कि ये काम करो मेरे लिए, तो यहाँ पे आज्ञा हुई। जैसे इधर आओ और मेरे कपड़े लेकर जाओ, अब मैंने किसी और को आज्ञा दी। तो आज्ञावाचक वाक्य में ये होता है कि जब हम कोई कार्य स्वयं नहीं करते, हम दूसरों के द्वारा करवाना चाहते हैं, हम दूसरों को उस चीज़ को, उस कार्य को करने के लिए हम बोलते हैं, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद आता है बेटा 8वां हमारा आखिरी विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यहाँ पे एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आया, तो यहाँ पर हमने बोला कि ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। अगला, हाय मैं मर गया। अब हाय के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर भी विस्मयादि वाचक वाक्य आ गया। तो इस प्रकार से बेटा हमारे अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो 8 भेद होते हैं, इन 8 भेदों के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में दोबारा अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।